शिवाजार साथियों, आज मैं फिर आप लोगों के बीच पर लाइव हूँ। और लाइव आने का उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि आज आप सभी को पता है कि आज 26 नवंबर संविधान, हमारे भारत का संविधान दिवस है। और संविधान दिवस की महत्वपूर्ण जानकारियाँ को लेकर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के बीच पर लाइव आऊं और लाइव आकर संविधान के बारे पे कुछ जो जानकारियां हैं आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश करूं। वैसे मैंने फेसबुक पर 8 बजे का टाइम डाला हुआ था कि 8 बजे मैं लाइव आऊँगा, और लाइव में आ नहीं पाया, थोड़ा लेट हो गया, कुछ काम की वजह से थोड़ा लेट हो गया था। इस कारण से 8 बजे लाइव नहीं आ पाया। और अगर आप तक मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही हो तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि आवाज़ कम आ रही है, तो मैं थोड़ा उस पर अपने मोबाइल पे थोड़ा प्रोसेसिंग कर सकूँगी ताकि मेरी जो आवाज़ है आप तक क्लियर आ सके। और क्योंकि आज मैं बहुत सी संविधान से रिलेटिव बहुत सी जानकारी आप लोगों के बीच पर पहुंचाने वाला हूं जो हम तक पहुंच नहीं पाई। और आज़ादी के 70 साल बाद भी, देश की आज़ादी के 70 साल बाद भी आज हम हमारे संविधान को नहीं जान पाए हैं। संविधान में दिए गए हमारे हक अधिकार को हम जान नहीं पाए हैं। ये बहुत बड़ा कारण रहा है। और क्यों हम अभी तक हमारे संविधान को नहीं जान पाए हैं, संविधान में दिए गए हमारे हक अधिकारों को नहीं जान पाए हैं, इसका सबसे बड़ा कारण और रीज़न यही रहा है कि हमारे वर्ग, आदिवासी वर्ग में सबसे बड़ी कमी रही शिक्षा की। जब हम शिक्षा की ओर बढ़ना शुरू हुए तो हमारे युवाओं ने हमारे लोगों को जागरूक करने की अपेक्षा नौकरी की ओर भागना शुरू किया कि हमें नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए या कोई भी नौकरी चाहिए। किसी ने भी समाज को जगाने के लिए अपना बलिदान देना उचित नहीं समझा। तो जिसके कारण आज इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि देश आज़ादी के आज 75 साल हो चुके हैं, लेकिन हमें हमारे संविधान में दिए गए हक अधिकार हम तक नहीं पहुंच पाए। संविधान में दी गई 5वीं अनुसूची हमें नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो पा रही है साथियों कि हमारे बीच पर युवाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता तो आई है, लोग शिक्षित हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों को हमारे हक अधिकार जो बता सके ऐसे युवा तैयार नहीं हो पा रहे हैं। और ऐसे युवा तैयार भी हो रहे हैं तो उन्हें सहयोग लोग दे नहीं पा रहे हैं। जो सरकारी कर्मचारी है वो सहयोग करें। कुछ सरकारी कर्मचारी ऐसे भी हैं जो चुनिंदा युवाओं को सहयोग करते हैं। तो एक युवा इतना बड़ा भूभाग है, गुणवाना भूभाग है, अगर आप कुछ युवाओं को सपोर्ट करोगे, बाकी युवा जो समाज को जगाने के लिए काम कर रहे हैं उन्हें सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर से उसे भी वही उतने साल लग जाना है जितने साल अभी हमें जानने में नहीं जानने में लगे हमारे हक अधिकार। तो जितने भी सांस्कृतिक कर्मचारी हमारे सारे जो भी हैं, जो समाज को समझते हैं, तो वह सभी लोग खुलकर, अगर आप सामने आकर नहीं कर सकते तो जो युवा समाज के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, समाज को जगाने के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें आप सहयोग करें। अगर आप सहयोग करेंगे, आपके 1-1 रुपए से, आपके 10-10 रुपए से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है ताकि हम लोग अधिक से अधिक गाँव में तक पहुंच सकें, अधिक से अधिक आदिवासी वर्ग तक पहुंच सके, आखिरी पंक्ति के में बैठे हर उस आदिवासी समाज के साथ हम लोग घुल मिल सकें, जिससे कि उसे उनके हक अधिकार हम बता सकें। आज विडम्बना इसी बात की है साथियों कि आज हमारे समाज तक ये योजनाएं, ये हमारे संविधान में दिए गए हक अधिकार इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि बहुत कम युवा जागरूक है संविधान के प्रति। संविधान में दिए गए आर्टिकल 244 हो गई, 244 किसी को पता ही नहीं उनने कि क्या है क्या नहीं है, 5वीं अनुसूची क्या है क्या नहीं है, ग्राम सभा क्या है क्या नहीं है, रूढ़ी प्रथा क्या है, किसी बहुत कम लोगों को पता है साथियों। तो आज आवश्यकता है हम जैसे युवाओं को कि अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो आप जैसे सांस्कृतिक कर्मचारी लोग हमें सपोर्ट करें ताकि हम अधिक से अधिक गांव तक पहुंच सकें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, ताकि उन्हें
हम ये संवैधानिक जानकारियां दे सके कि आपको इतने सारे पावर आप तक मौजूद है। और एक और बात मैं कह देना चाहता हूं कि संविधान की जब भी बात होती है तो डॉक्टर अंबेडकर जी की बात होती है। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर जी ने जितना योगदान संविधान को बनाने में दिया, उतना ही बड़ा योगदान एक आदिवासी, जिसे हम जयपाल मुंडा जी के नाम से जानते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है आदिवासियों के हक अधिकार, आदिवासियों के जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, आदिवासियों के जितने भी रूल्स बने हैं, उसमें जयपाल मुंडा जी की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारा वर्ग जयपाल मुंडा जी को अभी तक जान नहीं पाया, अभी तक पहचान नहीं पाया। अभी तक किसी युवा के मुंह से मैं ये नहीं सुनता कि जयपाल मुंडा जी ने भी संविधान में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो हमें जयपाल मुंडा जी का इतिहास भी पढ़ने की आवश्यकता है साथियों, कि उन्होंने कितना संघर्ष किया उस समय, कितनी सारे विचार अपने रखे, जब जाके हमें आज संविधान पर आरक्षण मिल रहा है। संविधान में जो हमें 5वीं अनुसूची, 5वें शेड्यूल एरिया है, वो जो तमाम चीजें हैं जयपाल मुंडा जी ने संघर्ष किया था। ठीक जयपाल मुंडा जी उसी क्षेत्र से आते हैं जिस क्षेत्र से बिरसा मुंडा जी आते थे। बिरसा मुंडा जी ने एक जो क्रांति लेके आई थी जल जंगल जमीन को लड़ने के लेकर, तब जब देश आजाद भी नहीं हुआ था, तब हमें भूमि जो अधिग्रहण का जो कानून बना था, आदिवासी की जमीन सिर्फ आदिवासी खरीद सकता है। तो ऐसे महान लोग उस क्षेत्र से, झारखंड से निकल कर आए थे, जैसे कि बिरसा मुंडा जी थे, जयपाल मुंडा जी थे, जिन्होंने ओलंपिक में हमें गोल्ड दिलाने का काम किया था। हॉकी में अभी तक गोल्ड नहीं मिला है, और जयपाल मुंडा जी थे जिनके नेतृत्व पर जो कप्तान थे हॉकी टीम के, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे, उन्होंने टीम को गोल्ड मेडल दिलाया। आज उनका सोचिए समझिए कि आज उनका इतिहास में नाम नहीं है साथियों। संविधान में उन्होंने बहुत आदिवासियों के लिए बहुत सारे विचार रखे। आदिवासियों के लिए जो थे अनुसूचित क्षेत्र हो गए, चाहे बहुत से जो हक अधिकार हैं, उन पे संविधान पे उन्होंने बहुत सी चर्चाएं कर उनको रखा कि भाई ये बातें रखी जाए, ये बातें रखी जाए। तो ये सारी चीजें थी जो हमें अभी तक पता नहीं चल पाई है। और एक और बात मैं कह देना चाहता हूँ साथियों, आप लोग शिक्षित तो बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आज हमारा आदिवासी वर्ग शिक्षा की ओर काफी अग्रसर, और जब मैं बैतूल क्षेत्र में काफी जा रहा हूँ, और काफी आदिवासी क्षेत्र है वो बैतूल क्षेत्र, तो मैंने वहां देखा हूँ कि एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि बैतूल जैसे क्षेत्र पर काफी आदिवासी डॉक्टर हैं, काफी आदिवासी अधिकारी लोग भी हैं, और बैतूल से बने हुए हैं। तो बहुत खुशी की बात होती है कि आदिवासी क्षेत्र से, और जब मंडला जाता हूँ तो मंडला क्षेत्र पर भी काफी ये चीजें मेरे को सुनने में आती है और देखने में भी आती है। लेकिन छिंदवाड़ा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ये चीजें थोड़ी कम है। तो इस ओर भी हम लोग थोड़ा युवा लोग ध्यान दें कि हमें भी हमारे पदाधिकारी बनाना है, ताकि बड़े बड़े पोस्टों में हमारे लोग भी रहे। लेकिन जब मैं बैतूल जैसे क्षेत्र पर देखता हूँ, जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं, चाहे डॉक्टर राजा दुर्गेश्वर जी देख लीजिए, चाहे रमेश ककोड़े जी डॉक्टर देख लीजिए, तो ये तमाम जो डॉक्टर हैं वो समाज के प्रति समर्पित हैं और समाज के लिए काम भी करते हैं निरंतर। तो वैसे ही अगर हमारे क्षेत्र पर भी ऐसे लोग अगर हो जाए, तो हम लोग भी छिंदवाड़ा शहर में एक नई क्रांति और एक नई ऊर्जा लेके आ सकते हैं साथियों। आज पलायन इतने जोरों से हो रहा है छिंदवाड़ा शहर पर, लगातार रोज हर एक आदिवासी के साथ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। वो शोषण और अत्याचार इसलिए हो रहा है साथियों क्योंकि हम लोगों ने अभी तक हमारे लोगों को जागरूक नहीं कर पाए, जागरूकता लेकर नहीं आ पाए हैं। सिर्फ आज हमारी लड़ाई झंडे और बैनर की चल रही है, झंडे, बैनर और पार्टी। ये जब तक ये लड़ाइयाँ चलती रहेगी, हम लोगों को जागरूक नहीं कर पाएंगे और लोग जागरूक भी नहीं हो पाएंगे साथियों। आज हमें आवश्यकता है लोगों को हमारे संविधान में दिए गए हक अधिकार बताने की। जैसे कि मैं अभी एक बात मैंने कही थी जब मैं बिजोरी घुमाई कहा था कि जैसे कि छिंदवाड़ा शहर में कलेक्टर को 144 धारा लगाकर क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाने की पावर है। 144 धारा लगाकर वो क्षेत्र पर प्रतिबंध लगा सकता है कि भाई इस दिन से इस दिन तक ये बंद रहेगा, ये चीज नहीं कर सकते आप, वो चीज नहीं कर सकते। तो ये कलेक्टर को ये पावर है 144। लेकिन वहीं अगर आदिवासी की बात करें तो आदिवासी की जो ग्राम सभा होती है, गांव में ग्राम सभाएं होती है, उसे 244 का पावर दिया गया है। 244 पर वो कलेक्टर को जो पावर है वो
आदिवासी क्षेत्र के ग्राम सभा को वो पावर है। वो चाहे तो 244 लगाकर अपने क्षेत्र पर प्रतिबंध लगा सकती है कि ये व्यक्ति इस क्षेत्र पर नहीं आ सकता, ये काम इस क्षेत्र पर नहीं हो सकते, फलाने काम इस क्षेत्र पर नहीं हो सकते। तो ये पावर हम लोगों को संविधान में दी गई है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है साथियों कि हमें किसी ने आज तक ये पावर हमें बताया ही नहीं। और आज जिस तरह से देश पर मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से हमारे शिवराज सिंह मामा जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार आज आदिवासियों को रिझाने का काम कर रहे हैं। ऐसी क्या आन पड़ी है जो प्रदेश की सरकार को आज जागरूक होना पड़ रहा है, हमारे महापुरुषों को याद करना पड़ रहा है। ये क्रांति है साथियों, ये विचारधारा की क्रांति है। आप लोग ने जब नाच गाने तक आप लोग सीमित थे, नाच गाना कर रहे थे, कार्यक्रम कर रहे थे, नाच गाने कर रहे थे, तो वो खुश थे। उन्हें पता था कि ये अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ रहे हैं, सिर्फ ये नाच गाने तक सीमित है। लेकिन जब आप लोगों ने अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन करने लगे, खड़े होने लगे, जब लड़ने लगे, तो उन्हें लगा कि नहीं, ये समाज अब जागरूक होने लगा है। अगर इनके महापुरुषों को हमने याद नहीं किया तो आगे चलकर ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं। क्योंकि आदिवासी समाज, जयपाल मुंडा जी ने कहा था कि सबसे पहला अगर भारत में किसी को मूल्यवासी कहने का अधिकार है तो वह आदिवासी का, संविधान में ये जयपाल मुंडा जी ने कहा है। तो जयपाल सिंह मुंडा जी के आपका इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा साथियों। आदिवासी जयपाल मुंडा जी ने भी संविधान में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इस चीज को आप लोग को जानना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। सबसे पहला हक अधिकार अगर संविधान में अगर भारत का मूलवासी अगर किसी को कहा गया है तो वह सिर्फ आदिवासी को कहा गया है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि आज हम अगर देखते हैं तो आज हम सबसे पीछे पंक्ति में खड़े हैं। हमें लगता ही नहीं कि हम यहाँ के मूलवासी हैं, यहाँ के राजा महाराजा के वंशज हैं, ऐसा कुछ लगता नहीं है। क्योंकि लोगों ने हमारा इतिहास दबाया, हमें भी दबाया, हमारी जमीनें छीनी गई, हमारे लोगों के साथ शोषण अत्याचार किया गया। सिर्फ इस कारण से किया गया क्योंकि आपने आपके हक अधिकार को जानने की कोशिश नहीं की साथियों। तो आज आवश्यकता है हमें हमारे हक अधिकार को जानने की, और आपके हक अधिकार सिर्फ एक ही जगह मिलेंगे, वो है संविधान। जब तक आप संविधान में दिए गए हक अधिकार नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके साथ शोषण, अत्याचार, आपके क्षेत्र पर बांध हो जाए, चाहे कुछ भी चीज हो जाए, बनती रहेगी। एक और चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि छिंदवाड़ा शहर पर एक मामला बहुत उठ रहा है और लगातार मैं मंचों के माध्यम से भी ये सुनते आ रहा हूं कि मेरे युवा साथी लोग बहुत कह रहे हैं कि हम लोग जेल गए हैं। पर आप जेल किस लिए गए, क्या कारण था, क्या रीजन था, उसको लेकर मैं लाइव आऊंगा कि आखिर छिंदवाड़ा के 2 युवा लोग को जेल क्यों हुई, किस कारण से हुई और उसका रिजल्ट क्या रहा, फायदा क्या मिला हमें, वो चीज को भी लेकर मैं आप लोगों के बीच पर लाइव आऊंगा ताकि हमारे लोगों को गुमराह ना हो पाए। हमारा समाज लोग ने अभी तक यही हुआ है कि हमें लोगों ने गुमराह किया और हम अधिकांश गुमराह होते गए, जिसके कारण से हमारे हक अधिकार नहीं मिल पाए। तो हमें अब गुमराह नहीं होना है क्योंकि आप एक शिक्षित युवा बन चुके हो और शिक्षा का जागरूक लगातार बढ़ते जा रहा है। तो इस और आप लोगों को ध्यान देना है साथियों कि कौन हमें गुमराह कर रहा है, कौन हमें सही दिशा दिखा रहा है, कौन हमें सही राह पे लेके जा रहा है, इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप इन चीजों को नहीं समझेंगे तो जिस तरह से अभी तक होते आ रहा है कि आजादी के 75 साल हो गए लेकिन हमें हमारे हक अधिकार अभी तक नहीं मिले। 5वीं शेड्यूल एरिया अभी तक हमें नहीं मिला, पैसा कानून रूढ़ी प्रथा ये सारी चीजें हम तक क्यों नहीं मिल पा रही है साथियों? ऐसा क्या वजह है? क्यों हमें सरकार 5वीं अनुसूची हर क्षेत्रों पर लागू कर सारी चीजें क्यों नहीं करती? खदान हमारे सुपुर्द, रेत की खदानें हमारे सुपुर्द क्यों नहीं छोड़ती? केवला की खदानें हमारे सुपुर्द क्यों नहीं छोड़ती? ये तमाम चीजें आपको समझने की आवश्यकता है। जब आप अपने संविधान को जानने लगेंगे, 5वीं शेड्यूल एरिया के जो कानून है उन्हें आप जब समझने लगेंगे तो आपको लगेगा कि यार हमारे पास इतना पावर है, हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं, हमारे पास एक कलेक्टर का पावर हम लोगों के पास है। हर एक आदिवासी के पास कलेक्टर जो 144 की धारा लगाता है, हर एक आदिवासी के पास 244 की धारा लगाकर क्षेत्र अपने गांव में प्रतिबंध लगाने का उसके पास पावर है। लेकिन आपको पता तो हो साथियों कि रियल में 244 है क्या? इसको जानना पड़ेगा आप लोगों को। और जब तक जानोगे नहीं, जब तक समझोगे नहीं कि आखिर हमारे क्षेत्र पर इस तरह से घुसपैठ क्यों हो रहा है,
ये घुसपैठ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने संविधान को में दी गई आपके हक अधिकार को नहीं जान पा रहे हैं। इस कारण से ये सारी इतने सारे घुसपैठ आप लोगों के क्षेत्र पर हो रहे हैं। आपके क्षेत्र से रेता निकाल के चली जा रही है, आपके क्षेत्र से कोयला निकाल के लेके चले जा रहे हैं, आपके क्षेत्र से क्या क्या नहीं हो रहा है। आपके क्षेत्र की जमीनें लोग सरकार लेके चले जा रही है, पेज परियोजना बना दे रहे हैं, तो कहीं बाघों को पालने की परियोजना बना दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है, इस बात को आपको जानना पड़ेगा। और जो फॉरेस्ट की जो टीम है और जो वन विभाग की जो टीम है, कहते हैं, मैंने सुना है कि भाई वो एनओसी देंगे, तो आजकल तो बहुत सारे प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो ये फॉरेस्ट का, आप फॉरेस्ट के काम क्या है और फॉरेस्ट क्या क्या कर सकती है, इस चीज को भी आपको जानना पड़ेगा। फॉरेस्ट के नियम जो है, वन विभाग के जो नियम है कि उसके क्या काम है और क्या क्या कर सकती है, इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप, मैंने कहा, संविधान में दिए गए अपने हक अधिकार नहीं जानोगे, फॉरेस्ट के पास इतना पावर ही नहीं है कि वो आदिवासी को रोक टोक सके, जंगल में जाने से रोक सके, कहीं जाने से रोक सके, लेकिन ये वो रोक, नियम कानून हमें नहीं पता है। इस कारण से इतनी सारी चीजें हमारे खिलाफ हो रही है। आज आपके पास ST/SC एक्ट, पुलिस विभाग में जो कहते हैं ST/SC एक्ट लगाइए भाई, इसके ऊपर इतना पावर होने के बावजूद भी आपके ऊपर कोई भी आके शोषण अत्याचार करके चला जाता है। लेकिन आप ST/SC एक्ट का पावर नहीं जान पाए कि आखिर है क्या चीज, है क्या बला। अगर जिस दिन आप ये चीजें जानने लगोगे साथियों, तो मैं कहता हूं आपके ऊपर शोषण अत्याचार करने से पहले व्यक्ति 10 बार सोचने लगेगा कि इनको इतने पावर है, इतनी सारी चीजें हैं, अगर इसको हम छेड़ेंगे भी तो हमारी वाट लग जाएगी, इसको छेड़ेंगे भी तो हमारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा, तो उसको डर लगेगा। लेकिन उसे डर ही नहीं है, क्योंकि आपको आपके हक अधिकार कानून ही नहीं पता है। तो कानून जानने के लिए संविधान पढ़ने की आज बहुत आवश्यकता है। और आज मैं थोड़ा लाइव आने में लेट हो गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन जाते जाते एक ही चीज कहना चाहता हूं कि हमें जागरूक होना है साथियों, और जागरूक होने के साथ ऐसा जागरूक होना है कि हम हमारे हक अधिकार को जान सकें, और क्या सही है क्या गलत है, इस बात को भी जानने की आवश्यकता है। आज देखिए ना, आज ये समाज आज दर दर की ठोकरें खाने में मजबूर है, पलायन करने में मजबूर है। आज इसकी जमीनें छीन ली जा रही है, जमीनें नहीं बची हमारे पास, लोगों को दारू पिला पिला के जमीनें छीन ली जा रही है। तो ये स्थिति अभी भी ये स्थिति बनी हुई है, और ये स्थिति को समझने की आवश्यकता है साथियों। चुनाव आते हैं, लोग हमें एक एक साड़ी में 200 रुपए की साड़ी, 50 रुपए की दारू में हमें खरीद लेते हैं। सोचिए आपको आपकी कीमत, एक मुर्गे की कीमत भी आज 200 रुपए नहीं है, लेकिन आपकी कीमत 200 रुपए की साड़ी, 50 रुपए की दारू में आपको खरीद लिया जाता है। और 5 साल फिर वो मस्त राज करते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन आपका विकास नहीं हो पाता है। तो ये 200 रुपए की दारू, 200 रुपए की साड़ी और ये 50 रुपए की दारू में बिकना बंद कीजिए साथियों। इससे आपका भला नहीं होने वाला है, इससे आपका बच्चों का भविष्य नहीं सुधरने वाला है। आज हम लोग क्यों संघर्ष कर रहे हैं, हम जैसे युवा संघर्ष क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग लोगों ने जो देखा है, हम लोगों ने जो देखा है, वो हमारी आने वाली पीढ़ी ना देख सके। कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ी तो कहे कि नहीं यार, हमारे दादा जो थे, हमारे परदादा जो थे, हमारे राजा महाराजा थे, तो हमारे पिताजी लोग ने आज संघर्ष करके हमें इतना अच्छा जीवन दिया कि आज हम भी बोल सक रहे हैं कि यार हम भी राजा महाराजा के खानदान थे, पुश्तैनी हैं। तो ये सारी चीजें तब हो पाएगी जब आप अपने हक अधिकार जान पाएंगे। और मुझे खुशी इस बात की है कि अभी मेरे काफी युवा जागरूक हो चुके हैं, और अभी हम लोगों ने जय आदिवासी युवा शक्ति के युवा साथी हैं, मैंने उन्हें फोकस किया है कि अभी, क्योंकि अभी कोरोना काल लगा हुआ था, और कोरोना काल में सभी चीजें बंद हो गई थी, कंपनियां बंद हो गई थी, दुकानें बंद हो गए थे, हॉस्पिटल तो चालू थे, खैर काफी चीजें बंद हो गई थी। तो जिससे युवाओं के ऊपर एक बेरोजगारी का एक धब्बा लगा साथियों। तो मैंने मेरे युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया है, और उन्हें समझाया है कि कार्यक्रम होते रहेंगे, गठन होते रहेगा, हम लोग नारे लगाते रहेंगे, यहाँ ये करते रहेंगे, वो करते रहेंगे। इस चीज से हम लोगों का फायदा नहीं होना है। हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले हमारे फायदे की ओर दौड़ना पड़ेगा, और हमारा फायदा
कहाँ हो रहा है, किस ओर हो रहा है, उस ओर दौड़ना पड़ेगा। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ हमारी गुलामी की ओर दौड़ा, जिसका यह नतीजा रहा कि आज हम शोषण के शिकार हैं, गुलामी के शिकार हैं। तो ये चीजें अब दोबारा ना हो, इसको लेकर हम लोग संघर्षरत है। और आगामी समय पर छिंदवाड़ा पर बांध परियोजना के नाम पर बहुत सारी चीजें हो रही है। और मैं आप लोग को एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि जय आदिवासी युवा शक्ति के माध्यम से हम लोगों ने जब तानसी खैर मंडल में जो सिंचाई कॉम्प्लेक्स की परियोजना जो थी, उसको लेकर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। और संगम बांध वहीं पे बनने वाला था, लेकिन हम लोगों के युवाओं के संघर्ष और गांव वालों का संघर्ष इतना अच्छा रहा कि सब लोगों ने मिलजुल के, काफी लोगों ने वहां पर, पार्टी वालों ने बहकाने का भी काम किया था, बहुत सारी चीजें हुई थी, लेकिन गांव वाले हम लोगों के साथ खड़े रहे, हम युवाओं के साथ खड़े रहे। तो आज खुशी की इस बात है कि वो जो 10 गांव थे आज डूब क्षेत्र पर नहीं है। तो जितने भी डूब क्षेत्र के गांव के युवा अगर सुन रहे हैं, तो अगर आप अपना गांव बचाना चाहते हैं, संवैधानिक रूप से गांव बचाना चाहते हैं, तो जय आदिवासी युवा शक्ति के युवाओं को आपको याद करना पड़ेगा। अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने गांव को बचाना चाहते हैं, अपने क्षेत्र के युवाओं को बचाना चाहते हैं, तो संवैधानिक तौर से वो लड़ाई लड़ना पड़ेगा साथियों। ज्ञापन देने से, आंदोलन करने से आपके क्षेत्र का बांध नहीं रुकने वाला है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। मैंने बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, संविधान में दिए गए हक अधिकार, तमाम नियम कानून अगर हमें नहीं पता रहेंगे तो हमारे क्षेत्र पर बांध भी बनेगा, हमारे क्षेत्र पर रोड भी बनेगी, हमारे क्षेत्र पर बाघ भी पाले जाएंगे, हमारे क्षेत्र पर तमाम तरह की चीजें भी की जाएगी। वो तब तक की जाएगी जब तक हमें हमारे हक अधिकार प्राप्त नहीं रह पाएंगे। और रही बात, ऐसा नहीं है कि लड़ाइयां कोई लड़ नहीं रहा है, लड़ाइयां सब लड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हाथ की 5 उंगली एक सी नहीं होती, उसी तरह से हर एक व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान नहीं होता। हो सकता है मैं खुद बोलता हूं कि मुझे भी कुछ जानकारियां अधूरी हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूं, बहुत से लोगों के साथ बैठने की कोशिश करता हूं और उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि ये सारी चीजें कहाँ से मिली, क्या हुआ। अभी मैंने छिंदवाड़ा के क्षेत्र के लेकर भी बहुत से पुराने रिकॉर्ड्स निकाल के रखे हुए हैं। आगामी समय पे हम लोग युवा लोग सोच रहे हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट पर एक पिटीशन दायर करने वाले हैं छिंदवाड़ा क्षेत्र को लेकर भी। बहुत सारी चीजें यहाँ पर घपले हुए हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं, जिसको लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने का भी विचार हम लोग का बना है, ताकि आगामी ये नेता नगरी लोगों को हम बताने वाले हैं कि जो तुम लोगों ने अपने नेता नगरी के चक्कर पर जो चीजें की हो, वो चीज आने वाला ये युवा होने नहीं देने वाला है। अपने हक अधिकार के लिए लड़ेगा, चाहे उसे सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाना ना क्यों पड़े। क्योंकि हमें ये हक अधिकार ऐसी चीज है साथियों, छीनना पड़ेगा इसको। तो छीनने के लिए संविधान को पढ़ना पड़ेगा, संविधान में दी गई जानकारियों को पढ़ना पड़ेगा। और इन्हीं विचारों को लेकर मैं आप लोगों के बीच पर लाइव आया था। और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा छिंदवाड़ा क्षेत्र को लेकर रहेगा कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि हमारे 2 युवाओं को जेल हुई, आखिर ऐसी क्या वजह थी, क्या कारण था। वो उन कारण और वजह को लेकर आप लोगों के बीच पर आऊंगा और उससे हम लोगों को क्या फायदा हुआ, और वो जो 18 लोग जो जेल गए थे, दोषी जो थे, उनको क्या फायदा हुआ, क्या रिजल्ट मिला, वो चीजों को आपको बीच पर रखने की कोशिश मेरी पूर्णता रहेगी। काफी चीजें मैंने अभी जानकारी पे ली है और नोट भी करके रखा है, एक सारे पुख्ता सबूत भी रखे हैं कि किसके साथ क्या हुआ, किसके साथ क्या नहीं हुआ, किस वजह से हुआ। तो ये सारी चीजें मैं लेकर आप लोगों के बीच पर लाइव आऊंगा। तो सभी साथियों को जय सेवा, जय जोहार, और सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप जिस तरह से मैंने फेसबुक में और व्हाट्सएप में देखा, संविधान की लोग बधाइयां तो बहुत अच्छे से दे रहे थे। इतनी ही अगर आप संविधान को पढ़ने में रुचि दिखाएं, संविधान में दिए गए अपने हक अधिकार को पढ़ने के लिए रुचि दिखाएं, तो मैं कहता हूं कि हम बहुत जल्द हमारे जो हक अधिकार है, जो गुणवाना राज्य की हम लोग बात करते हैं, वो हम लोग बहुत जल्द पा सकते हैं साथियों। तो इसके लिए आवश्यकता है हमें हमारे दिए गए हक अधिकार, 5वें शेड्यूल में जो दिए गए हक अधिकार, उनको जानने की, समझने की, हमारे लोगों को बताने की। तो यही क्रांतिकारी विचार को लेकर मैं आप लोगों के बीच पर लाइव था और थोड़ा लेट हुआ था आज फेसबुक लाइव आने पर, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और भी जानकारियां, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां भी मैं मुझे खुशी होती है। मैं भी कई लोग मुझे मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि कई युवा मुझे बोलते हैं कि यार आप छिंदवाड़ा छोड़कर
बैतूल जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि नई नई जगह जाने से वहाँ के जो कल्चर है, अभी मैं जब बैतूल गया तो वहाँ का जो आदिवासी जो कल्चर जो मुझे देखने को मिला, शायद छिंदवाड़ा शहर में छिंदवाड़ा जिले पर मैंने आदिवासी कल्चर अभी तक देखा ही नहीं। जो बैतूल जिले ने बचा के अपने आदिवासी कल्चर को बचा के रखा हुआ है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ बैतूल जिला को कि बैतूल जिले एक ऐसा जिला है आदिवासी बहुल क्षेत्र पर। जब मैं गया तो वहाँ पर मैंने देखा कि यार आदिवासी कल्चर किस तरह से बचा के रखा गया है, किस तरह से हमारी जो संस्कृति है उसको बचा कर रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें थी और बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये चीज़ें मैंने छिंदवाड़ा पर नहीं देखा। तो ये चीज़ें हमें हमारे कल्चर को बचाना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय पर अगर आप अपने आप को आदिवासी सिद्ध करना चाहते हैं, आने वाले समय पर आप अपने आप को यहाँ का मूल्यवासी सिद्ध करना चाहते हैं, तो हमें हमारी संस्कृति को बचाना पड़ेगा। और आपकी संस्कृति है, आपकी सबसे पहले तो आपकी भाषा है, जो आपकी गोंडी भाषा है या फिर कोरकू भाषा है या फिर भरिया जो भी है, बेगा, जो आदिवासी की जो भाषाएं हैं, वो भाषाओं को आपको बचा के रखना पड़ेगा। और आपकी जो संस्कृति है, जो आपके रीति रिवाज है, उन्हें आपको बचा के रखना पड़ेगा। तभी आप ये सिद्ध कर पाएंगे कि मैं एक आदिवासी हूँ, अन्यथा आपको भी हिंदुओं की कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया जाएगा। और ये योजना चल भी रही है। तो इन चीज़ों को लेकर भी मैं आगामी जो नेक्स्ट वीडियो है उस लेकर आने वाला हूँ। और 2-3 अभी मैंने बता चुका कि एक युवाओं को लेकर आने वाला हूँ, और नेक्स्ट वीडियो अपनी संस्कृति, भाषा और रीति रिवाज, इनको हम किस तरह से बचाएं और क्या क्या रीति रिवाज है हमारे आदिवासी संस्कृति को लेकर, इसको लेकर भी लाइव आऊँगा। और लाइव में पूरी डिटेल से बताऊँगा। कम से कम आधा घंटे या 1 घंटे का लाइव वीडियो मेरा रह सकता है उस समय, ताकि क्योंकि बहुत लंबी चीज़ें हैं और जानकारियाँ जुटाने का काम कर रहा हूँ मैं। अभी दूसरे क्षेत्र पर जाने का काम इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं वहाँ के कल्चर, वहाँ की जो आदिवासी संस्कृति है वो किस टाइप की है, कैसी है, वहाँ के लोग क्या जान रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। तो ये जानने के लिए मैं अभी दूसरे क्षेत्रों पर जाने की कोशिश करता हूँ। वहाँ से कुछ नई नई चीज़ लेके आता हूँ, कुछ अच्छे लोग मिलते हैं तो वहाँ से नई नई जानकारियाँ मिलती है कि हमें किस तरह से काम करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तो ये चीज़ें हैं साथियों, इसलिए मैं थोड़ा बाहर अभी घूम के अभी भ्रमण कर रहा हूँ और नई नई जानकारियाँ ले रहा हूँ, ताकि आप तक बहुत अच्छे से। और छिंदवाड़ा में अभी बहुत अच्छे से हम लोग अभी में जयेश महापंचायत का भी योजना चल रही है, और हो सकता है भविष्य में बहुत जल्द जयेश महापंचायत छिंदवाड़ा में बहुत जल्द होगी, जिसमें डॉक्टर हीरालाल अलावा जी का भी आगमन होगा, बहुत से अतिथियों का आगमन होगा। बहुत बड़ी योजना बनी है उसके लिए कि किस तरह से जयेश महापंचायत का एक भव्य रूप हम लोग छिंदवाड़ा पे दें। और आदिवासियों के हक अधिकार के लिए, आदिवासी का हमारे क्षेत्र पर जो बांध परियोजनाएं हैं, वो 2-3 बांध परियोजनाएं हैं, और हमारे क्षेत्र पर पलायन जो हो रहा है, हमारे क्षेत्र पर शोषण हो रहा है, सारी चीज़ों को लेकर जयेश महापंचायत का आयोजन को लेकर एक रूपरेखा बन रही है। और बहुत जल्द एक भव्य कार्यक्रम, भव्य महापंचायत जिसपे लाखों लोग उपस्थित हो, ऐसी योजना हम लोग बना रहे हैं और प्रयास जारी है। अगर बाकी टीमों से भी, बाकी जो संगठन की टीम है उनसे अगर हमारा तालमेल अच्छा मिलता है, अगर उन लोग का भी सहयोग और साथ मिलेगा, तो काफ़ी छिंदवाड़ा में तो हम लाख क्या फिर तो 5-6 लाख पब्लिक छिंदवाड़ा में ला सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं कि अब हम जाग चुके हैं और जागरूक हो चुके हैं। तो यही विचार थे, यही सारी चीज़ें थी। अब नेक्स्ट वीडियो मेरा बहुत जल्द मैं आप लोगों के बीच पर लाइव ही आऊँगा, लाइव के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों के बीच पर दूंगा। जिस तरह से आज मैंने संविधान के बारे में जानकारियाँ दी है, अगला जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा 244 को लेकर रहेगा कि 244 पे अगर आखिर हमें क्या क्या प्रावधान हमें दिए गए हैं और क्या क्या चीज़ें उस पर शामिल है। फिर धीरे धीरे एक आर्टिकल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो धीरे धीरे आप लोगों को छोटे स्तर पर और शॉर्ट एंड स्वीट, जिससे आप लोग समझ भी सकेंगे और जान भी सकेंगे कि, क्योंकि संविधान की जो बुक है बहुत बड़ी है और उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। अगर आप उसे खरीदोगे, पढ़ोगे, तो बोलोगे यार क्या खरीद लिया मैंने, क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ। तो उस पर जो अच्छे टॉपिक्स हैं मेरे पास, अगर आप चाहेंगे तो व्हाट्सअप अगर मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि मैं आपको PDF के माध्यम से अच्छी जानकारियाँ
वाले जो PDF है मैं आपको पहुंचा सकूं, उसे डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, घर पे भी पढ़ सकते हैं। अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं तो घर पे बैठ के वो सारी चीज़ें भी आप आसानी से सुन सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं, सॉरी। तो यही चीज़ें थी और इसी को लेकर आज लाइव आया था। और आप लोग भी संविधान के प्रति जागरूक हों और अपने आदिवासी हक अधिकार के लिए जागरूक हों कि आखिर हमें क्या क्या पावर और क्या क्या सारी चीज़ें दी हैं, उसके लिए जागरूक रहें। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को मिलूंगा अपने तमाम चीज़ों को लेकर। तो यही बात को लेकर मैं आया था। सभी साथी को क्रांतिकारी सेवा जौहर।